ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। यूपी में यादव वर्सेस ब्राह्मण वाले विवाद में अब नया मोड़ आ चुका है। ये मुद्दा यूपी से निकलकर बिहार तक जा पहुंचा है। इसके अलावा इसमें संत समाज की भी एंट्री हो गई है। क्या कथावाचक की जाति पूछना जरूरी है? इसका शुद्ध संवैधानिक विश्लेषण आज आपके लिए होगा। देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसकी दो और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। स्कूल में दलित महिला को खाना बनाने के लिए रखा तो पूरा स्कूल खाली हो गया। समाज का यह सच भी आज आपके सामने होगा। बात इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला की भी होगी। आज भारत की इस कामयाबी पर पाकिस्तान क्यों कह रहा है शानदार शुभांशु, ये खबर भी आपके लिए होगी। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट पहाड़ तोड़ तबाही। तो आज सबसे पहले हम आपको 21वीं सदी के भारत की दो तस्वीरें दिखाने वाले हैं। पहली तस्वीर 41 साल बाद फिर से अंतरिक्ष में चमकते भारत की है, जहां शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने हैं। शुभांशु की इस कामयाबी पर पूरे देश को नाज है। शुभांशु की ये सफलता दिखाती है कि भारत कैसे बुलंदियों के आसमान में अपनी एक अलग जगह बना रहा है। अब इसी भारत की एक दूसरी तस्वीर आपके सामने, जो शायद आपको परेशान कर सकती है। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि 3 तस्वीरों की एक पूरी एल्बम है। एक तरफ जहां भारत जमीन से आसमान तक सफलता के परचम लहरा रहा है, दूसरी तरफ ये तस्वीरें बताती हैं कि आज भी हम जाति धर्म की जंजीरों में किस कदर जकड़े हुए हैं। यूपी के इटावा से लेकर कर्नाटक के चामराजनगर तक, यानी भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक, आज भी हम जाति और धर्म के दलदल में नीचे तक धंसे हुए हैं। कहना गलत नहीं होगा कि हम इस दलदल में गर्दन तक डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्यों बार बार कहा जाता है कि जाति है कि जाति नहीं। बात जाति की हो रही है तो छत्रपति शाहू जी महाराज का जिक्र करना आज बेहद जरूरी है, क्योंकि आज उनकी जयंती है। शाहू जी महाराज जाति के आधार पर भेदभाव करने के एक बड़े प्रतीक के तौर पर, भेदभाव को माफ कीजिएगा, खत्म करने के एक बड़े प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं। छत्रपति शाहू जी महाराज को देश इसलिए भी याद करता है क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले साल 1902 में सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया था। सोचिए, इतने सालों पहले देश में जाति की इस बुराई के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। जाति के आधार पर बटे हुए हैं, जातियों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। अब जाति वाली इस जंग का पहला चैप्टर आपके लिए खोलते हैं। इस चैप्टर के बारे में हम पहले भी आपको इसी शो में दिखा चुके हैं। यूपी के इटावा में जाति पूछकर कथावाचकों की पिटाई का मामला अब नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है। कथावाचकों की जाति पर ही सवाल उठ खड़े हुए हैं। वो यादव हैं या फिर किसी और जाति से आते हैं, अब इसको लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। लेकिन सवाल वही है कि जाति पर जंग आखिरकार क्यों? कथावाचक किसी भी जाति से हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है? कानून और संविधान ने सबको समानता का अधिकार दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपने निजी स्वार्थ के लिए जाति को हथियार बनाने से बाज नहीं आ रहे। कहीं से ये जानकारी भी मिली है कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। हरिजन बताओगे पहले, अगर इनकी अंतरी में जाए तो बात करो मजबूती से। सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। एक महात्मा स्वरूप वैद्य हमारा, महात्मा स्वरूप, पहली बात तो जात नहीं। हम आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ के महात्मा में रह रही, महात्मा ने। यूपी में कथावाचक की पिटाई कांड का ये सबसे ताजा वीडियो है। वीडियो में इटावा के दानरपुर गांव के लोग कथावाचकों को घेर कर बैठे हैं। कथावाचक की जाति पर सवाल पूछ रहे हैं। जवाब में कथावाचक कह रहा है कि हमारी कोई जाति नहीं है। सही बात तो जाए, पहली तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। इस एक लाइन में ही इस पूरे विवाद का समाधान है। कथावाचक की कोई जाति नहीं होती, लेकिन ये छोटी सी बात कई लोगों के छोटे से दिमाग में घुसती ही नहीं। कथावाचकों पर पहले ब्राह्मण वर्सेस यादवों की लड़ाई छिड़ी। कथावाचकों के साथ क्या हुआ वो हमने आपको दिखाया। मैं जदीद याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो तुम्हारी बाकी सजा है, जिंदगी में तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, तुम न करो। अब इस लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। कथावाचक मणि यादव के पास से 2 आधार कार्ड मिले हैं।
उस पर असली नाम छिपाकर गलत जाति बताने के आरोप लग रहे हैं। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह है, दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा है। दोनों में आधार कार्ड का नंबर एक ही है। फर्जी आधार कार्ड के मामले में इन पर FIR भी दर्ज हो चुकी है। यही नहीं, इस मामले में एक महिला सामने आई है और उसने कथावाचकों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। SSP से मुलाकात कर एक्शन की मांग की है। कितौरा में लोगों ने बहुत बदतमीजी करने की कोशिश की कि इन लेडीजों के भी और जेंट्सों के भी बाल काटे जाएं, और जैसे इन्होंने मेरे साथ किया वैसे हम भी इनके साथ में करें। तो हमारी प्रशासन से ये गुहार है कि कृपया इतनी कोशिश करें कि हमें कम से कम सुरक्षा प्रदान करें। जाति पर शुरू हुए इस विवाद में अब हर कोई अपना जाति वाला समीकरण फिट करने की कोशिश कर रहा है। यादव मंच ने कहा है कि वो पीड़ितों के समर्थन में आंदोलन करेगा। अगर हमें न्याय नहीं मिला, अगर ये पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिला, तो बहुत जल्द आप देखेंगे लखनऊ में एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक रैली के साथ यहाँ पर शुरुआत होगी और एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे प्रदेश में चलेगा। जाति पर छिड़े इस घमासान में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की भी एंट्री हो गई है। उन्होंने शास्त्रों और हिंदू धर्म ग्रंथों का उदाहरण देते हुए कहा कि सार्वजनिक तौर पर कथा कहने का असल अधिकार ब्राह्मण को ही है। ये कथा भगवत प्रेम में हो रही थी कि सकाम अनुष्ठान के रूप में हो रही थी, पहले तो ये निर्णय करना पड़ेगा। अगर ये भगवत प्रेम में हो रही है तो कहीं कोई बात नहीं है, कहीं कोई कहे सब हम सुनेंगे। लेकिन अगर ये सकाम अनुष्ठान के रूप में हो रही थी तो फिर इसमें शास्त्र के नियम आ जाएंगे, और शास्त्र के नियमों में जो सकाम अनुष्ठान किसी के लिए किया जाना है उसको ब्राह्मण ही करता है। हालांकि स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती शंकराचार्य से सहमत नहीं है। सैकड़ों कथावाचक हैं जो गैर ब्राह्मण हैं और वो कथा कर रहे हैं, मर्यादा में कथा कर रहे हैं। तो ये जो कथावाचक थे, ये मर्यादा विहीनता के कारण या षड्यंत्र के तहत, और ये कथा करने गए भी तो जिसने व्यक्ति ने बुलाया उसे पता नहीं था कि ये गैर ब्राह्मण है। तो निश्चित तौर से दोनों पक्ष उत्तर प्रदेश को किसी जातिगत षड्यंत्र की आग में झोंकने के लिए आमादा है। यानी कथावाचक की जाति पर संत समाज भी बटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सवाल वहीं का वहीं है कि कोई भी जाति वाली जिद छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है। जाति पर छिड़ा ये विवाद अब हिंसक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। आज कुछ लोगों ने इटावा के दानरपुर गांव में उपद्रव किया, पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, पथराव किया और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। साफ है कि इस विवाद को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि जाति पर यह जंग क्यों? कथावाचक की जाति आखिर क्यों पूछी या देखी जा रही है? इस विवाद के बाद तो लोग व्यंग में यहां तक कह रहे हैं कि आने वाले समय में अगर कोई कथावाचक अपना विज्ञापन देगा तो वो कुछ इस तरह का होगा। उसमें लिखा होगा, कथा कराने के लिए संपर्क करें, जाति की CBI जांच करा लें। यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति की एक बात का जिक्र करना जरूरी है। कथावाचकों को जाति में बांटने वाले लोगों को साध्वी निरंजन ज्योति ने कुछ नाम गिनाए हैं। उन्होंने कहा है कि महर्षि वाल्मीकि, कबीरदास, रविदास, वेदव्यास, ये सब अलग अलग जातियों से आते थे। जब इनकी जाति पर आज तक कोई सवाल नहीं है तो हम कथावाचकों को जाति वाले चश्मे से क्यों देख रहे हैं? लेकिन संत समाज कैसे इस मुद्दे पर बटा हुआ है, ये अलग अलग संतों की राय सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कथा वाचने का किसी की मनाही नहीं है। कबीरदास जी कथावाचक थे, रविदास कथावाचक थे, वेदव्यास जी कौन थे? वो सत्यवती दासराज केवट की कन्या थी, उसके पुत्र थे। तो भागवत पढ़ना मनाही नहीं है। उस पर विद्वान व्यक्ति ही बैठ सकता है, वह सर्वमान्य पीठ है, उस पर ब्राह्मण का ही अधिकार है। जात विशेष विषय नहीं है, लेकिन ब्राह्मण ही सर्वपूज्य है, उसका ही उस पर अधिकार है। जो ब्रह्म को जानता वो ब्राह्मण है, और जो ब्राह्मण है वो ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जिन्होंने कथावाचक महोदय के साथ ये बदतमीजी की है, उनका अपमान करने की कोशिश की है, मैं उन्हें ब्राह्मण नहीं मानता। हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें ये है कि व्यासपीठ पे ब्राह्मण ही बैठ सकता है। तो आप हिंदुता के आधार पे तो ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यासपीठ का जो अधिकार दिया गया है वो सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है।
क्या आपने कभी सोचा है क्यों जाति आज भी हमारे बीच एक बड़ा मुद्दा है? दरअसल इस सवाल का जवाब हमारे और आपके बीच में ही छिपा है। कुछ लोग हैं जो अब भी कथा कराने से पहले कथावाचक की जाति पर जोर देते हैं। शादी की बात हो तो भी जाति को ऊपर रखते हैं। मेलजोल बढ़ाने की बात हो तब भी जाति को पहले देखते हैं। यहां तक कि जाति देखकर लोगों को अपना घर किराए पर देते हैं। अक्सर ऐसा होता है। यही वजह है कि हमारे देश में जाति पर हर कदम एक नई जंग है और ये जंग सियासतदानों को सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। कथावाचकों की जाति वाले विवाद से देश के नेता अपने लिए सियासी विटामिन खोजने में लगे हैं। यही वजह है कि जाति पर जमकर जुबानी जंग चल रही है। भाई आपके जन्म से लेके मरण तक आप उन्हीं के शरण में हो। जब देश में जाति व्यवस्था बनी तो सभी जातियों को अलग अलग काम बांटा गया, तो काम के आधार पर सब लोग अपना अपना कारोबार करते हैं। प्रभुत्ववादी लोग, वर्चस्ववादी लोग समाज में हमें देखने को मिलता है कि वो हमेशा उत्पीड़न अन्याय करते हैं। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। पिछड़ा को अधिकार नहीं है कथा वाचक बनने का, कथा सुनाने का भगवान। क्या हम लोग हिंदू नहीं है? क्या पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? क्या अति पिछड़ा समाज हिंदू नहीं है? लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा के लिए व्यासपीठ पर जो विराजमान थे उनका व्यासपीठ में आचार्य के रूप में सम्मान होना चाहिए। अगर उनका किसी ने सम्मान नहीं किया तो गलत किया है। जिन लोगों ने गलत किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाति और धर्म की जड़ें इस देश में कितनी गहरी है, इसकी दो और तस्वीरें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें देखकर शायद आप सोच में पड़ जाएं कि ऐसा भी होता है। ये तस्वीरें कर्नाटक के चामराजनगर में एक सरकारी स्कूल की है। यहाँ होम्मा गांव में एक दलित महिला को स्कूल में हेड कुक नियुक्त कर दिया गया। आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि इस फैसले से नाराज अभिभावकों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया। अब इस स्कूल में सिर्फ एक छात्र पढ़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि जाति वाला दीमक कैसे हमारे समाज को खोखला कर रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की है, जहां 20 साल से एक सरकारी स्कूल में हिंदू और मुस्लिम बच्चों के लिए अलग अलग मिड डे मील बन रहा था। यानी यहाँ मिड डे मील धर्म में बटा हुआ था। हालांकि अच्छी खबर यह है कि अब ये परंपरा खत्म हो गई है। अब दोनों धर्म के छात्रों के लिए एक ही बर्तन में खाना पक रहा है। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है। तो ज्यादातर लोगों का इस खबर पर यह कहना है कि जातिवाद फैलाने वाले भगवान के अनुयायी नहीं हो सकते। असल कथावाचक सही राह दिखाता है, भेदभाव नहीं फैलाता। जाति छिपाकर कथा कहने वाले भी हिंदू हैं और कथावाचक की जाति पूछने वालों से धर्म को खतरा है। तो ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। अब हम अपनी दूसरी खबर का रुख करते हैं और ये खबर अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में शुभांशु शुक्ला की कामयाबी और पाकिस्तान में मन रहे जश्न से जुड़ी हुई है। मैं आपको कुछ देर में पाकिस्तानियों की बात सुनवाऊंगी जो शुभांशु शुक्ला के फैन बन गए हैं। लेकिन पहले आपको शुभांशु के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंचने की गर्व से भर देने वाली तस्वीरें दिखाती हूँ। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु एक्सियोम मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए कल रवाना हुए थे और आज उनका स्पेसक्राफ्ट करीब 28 घंटे की उड़ान के बाद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। भारत के लिए यह ऐतिहासिक लम्हा है। स्पेस कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष में पहुंचे 4 अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल शुभांशु इस मिशन के पायलट हैं। यानी ड्रैगन कैप्सूल की कमान, नेविगेशन, टेक्निकल मॉनिटरिंग और मिशन की हर जिम्मेदारी भारत के शुभांशु शुक्ला के ही कंधों पर है। इस मिशन से जुड़ा हर पल भारत के लिए गर्व से भर देने वाला है। अब मिशन क्रू के 4 सदस्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 14 दिन तक रहेंगे और 60 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। इस दौरान पूरी दुनिया के इस स्पेसक्राफ्ट के लॉन्चिंग से लेकर डॉकिंग तक की तस्वीरें दुनिया भर ने देखी। शुभांशु शुक्ला के माता पिता और बहनें भी उनकी इस कामयाबी को देखकर बेहद खुश हैं। अब से कुछ देर पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से शुभांशु शुक्ला ने देश के 140 करोड़ लोगों के लिए हिंदी में खास मैसेज भेजा। सुनिए। एक छोटा सा संदेश मेरे प्यारे देशवासियों के लिए। आपके प्यार और आशीर्वाद से सुरक्षित मैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंच चुका हूं और बहुत आसान दिख रहा है यहाँ खड़े होना, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा सर भारी है, थोड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं और कुछ ही दिनों में हम इसके यूज्ड टू हो जाएंगे और ये पहला पड़ाव है इस जर्नी का।
अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जय हिंद गूंज रहा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक कामयाबी पर पाकिस्तान की आवाम भी उनकी फैन हो गई है। पाकिस्तान के लोग किस तरह की बातें कर रहे हैं, पहले आपको वो बता देती हूँ। भारत के शुभांशु शुक्ला ने तो कमाल कर दिया। भारत की कामयाबी वाकई में बहुत बड़ी है। लानत है पाकिस्तान की सरकार पर। भारत के सामने पाकिस्तान बच्चा है। जो भारत ने किया वो पाकिस्तान 100 साल में नहीं कर पाएगा। जमीन से अंतरिक्ष तक भारत का नाम है। ये पाकिस्तान के लोगों का कहना है, जिसमें वो शुभांशु का जिक्र करते हुए अपने मुल्क की शहबाज सरकार को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। See the orbital sun rocket is now 7 approximately. From space. I'm thrilled to be here with my fellow astronauts, as Peggy said, 1 veteran and 3 rookies and Grace. अंतरिक्ष से जैसे ही भारत के लाल की आवाज आई, पाकिस्तान की आवाम भी हिंदुस्तान की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाई। तालियां, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। शुभांशु के लिए पाकिस्तान में तालियां बजाई जा रही हैं। पाकिस्तान में शुभांशु की कामयाबी पर डिबेट हो रही है। एंकर से लेकर एक्सपर्ट तक सब शुभांशु शुक्ला की तारीफ करते हुए वाह हिंदुस्तान बोल रहे हैं। शुभांशु शुक्ला वो पहले भारतीय बनने जा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल करेंगे। तालियां, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। एक और जो अवार्ड है वो भी भारत ने अपने नाम कर लिया। अंतरिक्ष में शुभांशु अकेले नहीं है, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें भी उनके साथ गई हैं। भारत का तिरंगा उनके साथ है, हिंदुस्तान का नाम उनके साथ है। उनकी इस कामयाबी ने पाकिस्तानियों को भी अपना फैन बना लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम शहबाज को कह रही है, आंखें खोलो और हिंदुस्तान की तरफ देखो। देखो, अंतरिक्ष में तिरंगा लहरा रहा है। मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है। हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। उनकी अचीवमेंट देख के खुशी होती है, लेकिन ये देख के अफसोस होता है कि हम कहाँ पर हैं। हम अपने बजट से बमुश्किल इस वक्त कर्ज की अदायगी कर पा रहे हैं, तो कब हम ये मिलियंस ऑफ डॉलर अपने स्पेस रिसर्च पे लगाएंगे। बात तो सही है, पाकिस्तान की शहबाज सरकार भारत की बराबरी करने का सपना देख रही है, लेकिन इस सपने को वहां की जनता ही चकनाचूर कर देती है। टीवी पर बैठे वहां के एक्सपर्ट की जुबान पर बार बार इसरो का जिक्र आ रहा है। इसको जो पे किया है, पेमेंट से लेकर उनके वहां तक जाने के तमाम इंतजामात इसरो की तरफ से किए गए हैं। उनका काम करने का अंदाज ये रहता है कि जब वो कोई मिशन भेजें तो उनकी उस मिशन के ऊपर उनकी इतनी प्रैक्टिस हो और इतने दफ़ा वो उसको टेस्ट कर चुकी हो कि उसमें फेलियर का मार्जिन बहुत ही कम रह जाए। ये भारतीय खलाई एजेंसी ISRO की बहुत बड़ी कामयाबी है। आज सारा दिन 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस खलाई मिशन पर मरकूज रही। पाकिस्तान में आज शुभांशु शुक्ला और इसरो ट्रेंड कर रहा है। वहां के पत्रकार और यूट्यूबर माइक लेकर सड़कों पर निकले हुए हैं। शुभांशु और इसरो को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं और हर कोई यही कह रहा है कि हिंदुस्तान हमसे बहुत आगे है। स्पेस डिपार्टमेंट उनका भी है, स्पेस डिपार्टमेंट हमारा भी है, लेकिन दे चोज एन इंडियन। देखिए, अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमसे ज़्यादा कैपेबल हैं, ठीक है, तो उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसीलिए उनको सिलेक्ट किया गया। वो कैपेबल होंगे, हमें उन्होंने इतना नहीं देखा होगा, इसीलिए तो पाकिस्तान पीछे रह गया। हमें चाहिए कि हम भी ज़रा फ्रंट पेज पे आएँ, थोड़ी और मेहनत करें। फिर हम बाद में होते हैं कि हमें मौका नहीं दिया जाता, हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, इसलिए हमें मौका नहीं दिया जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी। पहले हमें अपने काम के साथ लॉयल होना पड़ेगा। 41 साल पहले 1984 में राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी। 1984 के बाद देश के लिए उसी लम्हे को जीने का मौका मिला है। शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 से ISS पहुंच चुके हैं। ड्रैगन अंतरिक्ष यान डॉक कर चुका है। पाकिस्तान कल भी ये तस्वीरें देख रहा था और आज भी देखकर तालियां बजा रहा है। तालियां, जबरदस्त, कांग्रेचुलेशंस। इतिहास में पहली बार कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचा है, जिस पर आपको, हमको, हर भारतीय को गर्व है। आपको याद होगा 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर लैंड कराकर कमाल कर दिखाया था।
उस वक्त भी पाकिस्तान में भारत का चंद्रयान मिशन ट्रेंड हुआ था। उस वक्त भी पाकिस्तान की जनता ने दिल खोलकर इसरो और भारत की तारीफ की थी। पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि भारत चंद्रमा पर पहुंच गया है और हम अपने झंडे में चांद लगाकर ही खुश हो रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानियों के भीतर अपनी सरकारों को लेकर गुस्सा है और इसकी वजह है पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम का खस्ता हाल होना। यहाँ आपके लिए भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को से जुड़ी कुछ बातें जानना जरूरी है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का गठन 1969 में हुआ था, जबकि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी की शुरुआत 1961 में हुई थी, यानी भारत से 8 साल पहले। भारत ने 1975 में अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1 लॉन्च किया था, जबकि पाकिस्तान ने अपना पहला सैटेलाइट 15 साल बाद 1990 में चीन की मदद से अंतरिक्ष में भेजा था। भारत की इसरो ने PSLV के जरिए 34 देशों के 433 विदेशी उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जबकि पाकिस्तान ने अब तक कुल 5 सैटेलाइट ही लॉन्च किए हैं। भारत की 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना है, जबकि पाकिस्तान अभी ऐसा सोचने से भी कोसों दूर है। जाहिर है कि हम उसके ऊपर विजय पाके इस स्थिति में पहुंचे हैं कि एक अंतरिक्ष में एक स्पेस स्टेशन जा रहा है, पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और आने वाले कुछ सालों में भारत का अपना भी एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। इसरो ने अपने आप को विकसित किया, ज्ञान हासिल। कुदरत मंद है कि ना? बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। लाइट फ्लड, पूरा बादल फटने का आसार। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भूलतर में है, बुजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही तबाही। गाड़ियाँ चली गई। एक बार फिर से खतरा भयो, गाड़ियाँ फंस गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मनाली से लेकर धर्मशाला तक जो तबाही मची है, उसका आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, क्योंकि पूरी तस्वीर अभी बाकी है। न कोई चेतावनी मिली, न तबाही की दस्तक का पहले से कोई संकेत मिला और अचानक नदी में सैलाब बहने लगा। 25 जून यानी कल हिमाचल प्रदेश में कैसे हड़कंप मच गया, उसे आप इस बात से समझिए कि एक साथ राज्य में 3 जगह पर बादल फटा था, जबकि 9 जगहों पर फ्लैश फ्लड आ गया था। फ्लैश फ्लड यानी अचानक सैलाब की शक्ल में पानी का आ जाना, जो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है और पीछे सिर्फ मलबा रह जाता है। कल कुल्लू में भी यही हुआ, जहां 2 लोग लापता हैं, घरों को नुकसान पहुंचा है, जबकि कांगड़ा में बादल फटने से 3 की मौत हुई है। चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हमारी आपसे अपील है कि अगर आप पहाड़ों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं या बना चुके हैं, तो मौसम के अलर्ट और नदी के किनारे आने वाली इस तबाही को ध्यान में रखिएगा, जो कुछ सेकंड के भीतर जिंदगी का निशान तक नहीं छोड़ती। आसमान से बरस रहा है क्रोध, मानो बादल लेने निकल पड़े हैं प्रतिशोध। पहाड़ों पर मचा है कोहराम, इंसान कह रहा है बचा लो भगवान। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अचानक आया सैलाब और कुछ मिनटों में सब कुछ बर्बाद। मॉनसून की दस्तक है और सरकारी सिस्टम अभी से तबाही के आगे नतमस्तक है। गाड़ियाँ चली गई। एक बार फिर से खतरा भयो, गाड़ियाँ फंस गई है।
आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीर 25 जून को कुल्लू में मचे कोहराम का वो सबूत है जो इस बात की गवाही दे रही है कि जब फ्लैश फ्लड आता है तो किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। गाड़ियाँ जाने वाली है, जल्दी से भैया, गाड़ियाँ गई। तस्वीर बता रही है कि कैसे सैलाब की शक्ल में आया ये पानी अपना रास्ता बदल चुका था और पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा दिखाई दे रहा था। गई। नाला बन गया है भैया, कुछ गाड़ियाँ फिर पार्किंग में लगी है। पानी का शोर सुनिए जो हर बीतते सेकंड के साथ अपनी रफ्तार को बढ़ा रहा था। मेरी गाड़ी थी सर। ओ गाड़ियाँ गई। एक बार फिर से गाड़ियाँ जाती हुई। इस वीडियो में मौजूद जितनी गाड़ियों को हम गिन पाए उसके मुताबिक पार्किंग के रास्ते से गुजरते हुए सैलाब के बीच करीब 11 गाड़ियाँ फंसी हुई थी। कुल्लू के बाद हिमाचल प्रदेश के कसौल से आई तस्वीरें देखिए जहां तबाही के बीच ज्यादातर पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही थी। जितनी भी गाड़ियां फंसी है, कोई यूके की है, कोई पीवी की है और कोई पता नहीं कहाँ की है, जेके की है, दिल्ली की है। सैलाब में फंसी गाड़ियां कैसे खिलौने की तरह बह रही थी इसकी मिसाल अगली तस्वीर के जरिए सामने आई। इस मंजर को देखकर कौन कहेगा कि पहाड़ों के बीच से बहने वाले नाले में उफान है। ऐसा लगता है कि समंदर की लहरों के बीच एक गाड़ी फंस गई। हमने आपसे कहा था कि 25 जून को कुल्लू में आए फ्लैश फ्लड की पहले से कोई आहट नहीं मिली थी और ऐसा क्यों कहा था उसके लिए अगली तस्वीर देखिए। बहुत ही तगड़ी तबाही, पूरा नाला भर गया है। देखो जो भी सैंज के आसपास है इस टाइम से खाली कर दो। सैंज बाजार किसी भी वक्त डैम फट सकता है। इससे ज्यादा भयानक तस्वीर नहीं हो सकती। पहाड़ों के बीच से तबाही का सैलाब बह रहा है। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर आपने फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहली आहट तब मिली जब लोगों ने तबाही का तांडव मचाने आ रहे पानी को पहाड़ से नीचे उतरते हुए देखा था। बहुत तबाही हो गई, पहली बार देखा ऐसा है। इतना तो बाहर टाइम भी नहीं हुआ था पहले जो अभी हुआ। हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोग भी दहशत में थे और इस तस्वीर को देखकर थर्रा उठे थे क्योंकि अपने जीवन में पहली बार उन्होंने ऐसी पहाड़ तोड़ तबाही देखी थी। 1-1:30 बजे के बीच में बाढ़ आई। मैं ऊपर बगीचे जा रहा था, 2 परिवार सदस्य की मौत हो गई। बड़ा नुकसान हुआ। आज तक ऐसी बाढ़ कभी पहले आई नहीं, मैंने पहली बार देखी ऐसी बाढ़ आती हुई। यहाँ पर 3 घर थे, 2 तो उड़ गए, तीसरा भी खराब ये उड़ गया है, बेकार हो गया है। 3 परिवार की जान गई यहाँ पे। पूरी रफ्तार के साथ पहाड़ से फ्लैश फ्लड का पानी जब नीचे उतरा तो देखिए क्या हुआ। लाइट फ्लड, पूरा बादल फटने का आसार। पंचाहुला नाला फट चुका है दोस्तों। जो भी गरसा में है, भुलतर में है, बजौरा में है, वो जो साइड निकल जाए, नदी के किनारे ना जाए भाई लोग। ये देखिए तबाही। सैकड़ों टन लकड़ियों को पानी अपने साथ बहाए लिए जा रहा था और तस्वीर की भयावहता देखकर भगवान याद आ रहे थे। ओह माय गॉड। वीडियो में सायरन बजने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अब इस वीडियो को दोबारा देखिए। जब कटे हुए पेड़ की लकड़ियों को पानी अपने साथ ला रहा था उसके ठीक पहले पानी बिल्कुल साफ है और चंद सेकंड के भीतर यहाँ की पूरी तस्वीर बदल जाती है। अभी जुआ नाला आते हुए बहुत ज्यादा तबाही लाते हुए देखो काली माता का मंदिर बच गया, बाकी सब कुछ चले गया। हो ये 1:45 बजे की बात है।
जब जो है ना ऊपर से भारी तबाही साथ आया तो उधर से तबाही पूरे मकान लोगों के मकान लेके मिनी प्रोजेक्ट लग गया, ये मकान ढल गया और इनका प्रोजेक्ट ढल गया। और पार गाड़ी खड़ी थी एक प्रोजेक्ट की, लाल रंग की कार थी, पर एक पता नहीं बंदे कितने थे, सिर्फ कार चला गया। जैसे जैसे पानी आगे बढ़ता गया तस्वीर भयावह होती गई। इस तस्वीर में पानी पुल को चीरते हुए आगे बढ़ रहा है। ये गाड़ी किसी तरह खुद को बचाए पुल के मुहाने पर टिकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी भी पल ये बह जाएगी। अंदाजा लगाइए कि पानी कितने फोर्स के साथ आया है। पानी और पुल के बीच फासला होने के बावजूद मलबे के साथ आया पानी पुल के ऊपर से गुजरता हुआ दिख रहा है। अब इस तस्वीर को देखिए जब NHPC के स्टोर में बाढ़ का पानी घुस चुका था। कुछ घंटों बाद जब सैलाब गुजर गया तो देखिए कैसे सब कुछ मलबे की समाधि में लीन दिखाई दे रहा था। तो सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। 15 के करीब घर टूट गए हैं, पूरी तरह ध्वस्त हो गए जो नदी के नालों के किनारे थे। तो मेरा मानना है कि सड़कों का बहुत नुकसान हुआ है और गांव की सड़कों को बहुत नुकसान हुआ है। तो निश्चित रूप से क्लाउड बर्स्ट के कारण ये सब हो रहा है। तो मेरा यह मानना है कि इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार ने एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। कुल्लू के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बुधवार को बादल फटने के बाद की तस्वीर देखिए। कुदरत मंदिर के नाम फ्लड आया जी सर। क्या हुआ? उस फ्लड में क्या हुआ? फ्लड में पानी बढ़ गया, हाँ जी, और बंदे जिनके डेरे ऊपर थे साइड में तो बह गए। कोई गाड़ी बह के आई है? हाँ, गाड़ी भी आई है सर। बुधवार दोपहर को घटनास्थल के पास मौजूद लोगों ने बताया कि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इस हादसे में 15 से 20 मजदूरों के बहने की खबर है। जब हम रूम में बैठे थे, सुबह से बारिश हो रही थी तो काम पे नहीं गए थे हम साइड पे, और उसके बाद हमारे देखते देखते ही वहाँ बाढ़ आ गई और ऊपर से गाड़ियाँ गुड़ियाँ भी आई है पानी में बह के, और कुछ आदमी बता रहे हैं कि आदमी भी बह गए हैं पानी में। तो एक डेड बॉडी भी मिली? एक डेड बॉडी ऊपर ब्रिज नंबर 2 पे पड़ी है, बाकी नीचे बह गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में उस जगह पर पहुंचे जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अब तमाम रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो रेस्क्यू के काम में लगे हैं। 2 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं, पर जो लोग मिसिंग हैं 6 एटलीस्ट जो हैं बताए जा रहे हैं। सामने आप देखेंगे ये नदी है जो तकरीबन यहाँ से 7 किलोमीटर ऊपर जो है बादल फटता है, नगूनी जगह पे, जहाँ पे एक हाइडल पावर प्रोजेक्ट भी है, और वहाँ पे बादल फटने से जो वर्कर्स हैं उसकी चपेट में आते हैं। सामने आप देखेंगे डाउन स्ट्रीम जो है इसमें NDRF के ये वर्कर्स हैं जो मिसिंग लोग हैं उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बुधवार को जब ये बादल फटा था तो इसका वाटर लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था बादल फटने की वजह से। तकरीबन मिनिमम भी अगर कम से कम बात करें तो 10 फीट तक इसका वाटर लेवल जो है ये चला गया था। पहाड़ों में अचानक फ्लैश फ्लड जब दस्तक देता है तो कितनी ताकत के साथ आता है उसकी मिसाल है अगली तस्वीर। पानी के बड़े बड़े टैंकर से लेकर JCB मशीन तक किसी खिलौने की तरह लुढ़की हुई दिखाई दे रही है, जबकि पानी के रास्ते पर अब सिर्फ बड़े बड़े पत्थरों की चादर बिछी हुई है। और ये एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पे एक पावर प्रोजेक्ट है, प्राइवेट पावर प्रोजेक्ट, जिसमें कि जो लेबर है वो ऊपर शेड्स में रहता था तो उनके शेड्स कुछ बह गए और वो बह गए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि जो एरिया मुश्किल एरिया है इसमें, और काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है, तो इसमें इसलिए हमको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। प्लस मौसम भी थोड़ा ख़राब है तो कभी बरसात भी हो सकती है, और हालांकि कुछ दिन घंटों से बरसात नहीं हो रही है, बट अगर बरसात होती तो और मेजर चैलेंज हो जाएगा।
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में तबाही मची। करगिल से आई ताजा तस्वीर देख लीजिए, जहां पर भयानक भूस्खलन हुआ है। अल्लाह 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 अल्लाह। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और धर्मशाला में बादल फटने की घटना में 9 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि 2000 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं। लेकिन ये कोई सामान्य बात नहीं है। एक ही दिन अलग अलग कोनों में एक साथ बादल फटना ये चिंता की बात है। पिछले साल भी हिमाचल प्रदेश में मानसून के महीने में भयानक तबाही हुई थी और बादल फटने और फ्लैश फ्लड की 101 घटनाएं हुई थी। इस तबाही में हिमाचल प्रदेश को 1360 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और सिर्फ अगस्त महीने की तबाही में 11 जानें चली गई थी। सवाल यह है कि क्या इस तबाही को रोका नहीं जा सकता? क्या फ्लैश फ्लड जैसी आपदा से बचने का कोई उपाय नहीं है? सवाल के जवाब के लिए हम आपको पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। आप दोस्तों, पुष्पा राजा आपको हम लाइव बताएंगे। सुना आपने इस वीडियो को बनाने वाले शख्स ने क्या नाम लिया? जो लोग पुष्पा फिल्म देख चुके हैं वो समझ गए होंगे, लेकिन जिन्होंने ये फिल्म नहीं देखी उन दर्शकों को हम बता दें कि फिल्म में चंदन की लकड़ी की तस्करी के लिए पानी के ऐसे ही रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में जब बादल फटा तो हर किसी को पानी के साथ आती सैकड़ों टन लकड़ियों ने हैरान किया। दरअसल ये पहाड़ों पर हो रहे कटान का सबूत है, जब बेतहाशा जंगल काटे जा रहे हैं और नदी किनारे रखी ये लकड़ियां सैलाब के साथ बहकर नीचे आने लगती हैं। जरा सोचिए किस कदर पहाड़ पर पेड़ों का कटान हुआ है कि पानी के ऊपर सिर्फ जड़ों से उखड़े पेड़ों की चादर बिछ गई है। लकड़ियां बहती हुई जब ब्यास नदी के किनारे पहुंची तो डैम के पास रुक गई। ये तस्वीर बता रही थी कि कैसे नदी में बाढ़ आने के बाद पहाड़ इन तस्वीरों में अपनी बदहाली पर रोते हुए नजर आते हैं। हिमाचल प्रदेश की तबाही तो आपने देख ली, अब जरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आई तस्वीर देख लीजिए। इसी को कहते हैं पहाड़ तोड़ तबाही। पहाड़ टूटता हुआ, सरकता हुआ, ये देखिए। पहाड़ों पर हो रही जबरदस्त बारिश के बीच अलकनंदा नदी लगातार उफान पर है। यहाँ बेलनी पुल के नीचे बनी 15 फीट ऊंची शिव की मूर्ति जलमग्न हो गई। इस बीच रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। वहाँ पे गाड़ी चलो, गाड़ी नदी में गई। इस हादसे का चेहरा वो बच्चा बना है जिसकी चीखें सुनकर आपका कलेजा भी कांप उठेगा। बच्चे का सवाल भगवान बद्रीनाथ से है और जवाब किसी के पास नहीं। दरअसल यात्रियों से भरी इस मिनी बस को सामने से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद ये बस कई फीट गहरी नदी में जा गिरी। हादसे की सूचना मिलते ही फौरन राहत और बचाव का काम शुरू हो गया। मिनी बस लीलैंड कहाँ से कहाँ जा रहे थे? बद्रीनाथ जा रहे थे। कितने लोग थे उसमें? 19 लोग। क्या हुआ, कैसे? ट्रक वाले ने टक्कर मार दी। ट्रक वाले ने केदारनाथ से लेके आ रहा था रुद्रप्रयाग नाइट पे। ये वो जगह है जहां पर ये बस सुबह
अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी है। ये आप सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क जो है वो काफ़ी नैरो यहाँ पर हो जाती है क्योंकि ये स्लाइडिंग एरिया है। यहाँ पर थोड़ी सी बारिश के बाद भी स्लाइड होता है और कई सारे हादसे पहले भी यहाँ पर हो चुके हैं, चाहे बस के ऊपर पत्थर गिरना हो, चाहे यहाँ पर सड़क बंद होना हो, इस तरह की तमाम चीज़ें होती रहती है। आज सुबह करीबन 7:30-8 बजे के बीच जब टेम्पो ट्रैवलर जो बताया जा रहा है 18 सीटर यहाँ से गुजर रहा था, ये सड़क के किनारे जो बोल्डर लगे होते हैं उनको तोड़ते हुए आप देखिए ना, सामने बिल्कुल आपको दिखेंगे तो एक तरीके से। तो पुलिस प्रशासन बचाव काम में लगा है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल कांगड़ा में आज का ऑपरेशन खत्म हो गया है। कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री का कहना है कि धर्मशाला में बादल फटने वाली जगह से कुल 5 शव बरामद किए गए हैं। 3 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में कल भी सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। तो भारत की बात में फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर आप सभी से रात 8 बजे होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।